आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएसटी वाला में। आज क्लास 10th का चैप्टर पहला भूगोल का संसाधन है विकास हम करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट आज होगा दूसरा। पहले पार्ट के अंदर मैंने आप सभी को संसाधन क्या है, संसाधन के सभी भाग कितने प्रकार के होते हैं, सब समझा दिए थे। आज पार्ट 2 में इसके आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसका आज का पार्ट 2 का सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे, उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी सिंपल सा मतलब इसका ये है, हम संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें कि वर्तमान में जो मनुष्य रहते हैं वो तो इनका उपयोग करें, साथ ही आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, वर्तमान के बाद भविष्य की जो पीढ़ियां आएंगी वो भी इसका संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सके, उनकी आवश्यकता की पूरी पूर्ति हो। उसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। और ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। यानी ऐसे उपाय या ऐसी तकनीकी जिनके द्वारा हम संसाधनों का उचित या सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं संसाधन नियोजन। चलिए अब आगे देखते हैं। 1992 में ब्राजील के शहर किसी डी रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्ष ने एक एजेंडा पारित किया था 21, जिसका उद्देश्य यह था कि समान हित, पारस्परिक आवश्यकता है, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व में सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीब और रोगों से निपटाना हो सके। ये एजेंडा 21 पारित कब हुआ था? सन 1992 में ब्राजील के शहर रियो डियो जेनेरो में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले पेज पर। अब हम देखते हैं भू उपयोग। भू उपयोग होता क्या है? पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्य द्वारा प्रयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है। भू मतलब भूमि, यानी भूमि का उपयोग करना। यानी पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर मनुष्य द्वारा जो भी भूमि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम भू उपयोग। अब भू उपयोग के प्रकार हैं। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी किसी के लिए अनुपलब्ध भूमि को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले गैर कृषि प्रयोजन में लगाई जाने वाली भूमि। अब किसी के लिए अनुपलब्ध भूमि का मतलब यह है कि जो किसी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, उसे कहते हैं हम अनुपलब्ध भूमि। जिसमें सबसे पहला आता है गैर कृषि प्रयोजनाओं में लगाई जाने वाली भूमि। इसमें भूमि का वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कारखाने, सड़कों, नगरों, रेल मार्ग आदि के विकास में। आपने देखा होगा जब भी रेल मार्ग या नगर शहर बनते हैं या कारखाने लगाए जाते हैं तो वो कृषि की जो भूमि है, अतिरिक्त भूमि जहाँ पे वो खेती नहीं करते हैं, वहां पे इन सभी चीजों का उपयोग किया जाता है। अगली जो भूमि आती है बंजर भूमि। यह भूमि का वह भाग है जो किसी के अयोग्य है, यानी ऐसा भाग जहाँ पे खेती हो ही नहीं सकती है, फसल नहीं उगाई जा सकती, उसे कहते हैं बंजर भूमि। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं, इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे अच्छे से। अगर आपको लगता है हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को हमारी वीडियो जरूर भेजना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं हम प्रतिभूमि की। प्रतिभूमि यह भूमि का वह भाग है जिस पर पहले से खेती की जाती थी, परंतु अब इस भूमि पर खेती नहीं की जाती है। ऐसी भूमि पर लगातार खेती करने से भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है और यह भूमि अधिक आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती है। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे भूमि में फिर से उर्वरा शक्ति का विकास हो सके तथा ये खेती के लिए उपयुक्त हो जाए, जिसे हम कहते हैं प्रतिभूमि। यानी प्रतिभूमि उस भूमि को कहते हैं, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, जब कोई किसान उस भूमि पर खेती करता है, खेती लगातार करने से क्या होता है, कई वर्षों तक जब खेती करी जाती है, एक ही भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, तो भूमि की जो उपजाऊपन होता है वो समाप्त हो जाता है। जैसे वहां पर उस जमीन के अंदर उपजाऊपन समाप्त होने से वहां पे हम खेती नहीं कर सकते। तो किसान क्या करते हैं,
कुछ वर्षों या कुछ समय के लिए उस भूमि को ऐसी खाली छोड़ देते हैं, जिससे क्या होगा, उस खाली छोड़े गए समय के बीच में भूमि के अंदर उपजाऊपन फिर से भर जाता है। उसके बाद फिर से उस भूमि का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रति भूमि। अब प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि कौन कौन सी हैं? कृषि योग्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह सब भूमि आती हैं जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए नदियों और समुद्र द्वारा जमा की गई मृदा सर्वाधिक उर्वर कृषि योग्य भूमि है, जिसे कहते हैं हम प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि का वह हिस्सा जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र अथवा निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी भूमि का वह हिस्सा होता है जिस पर हम फसलें उगाते हैं व उन्हें काटते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या आप कह सकते हो निवल बोया गया क्षेत्र। हम बात करेंगे भू निम्नीकरण के कारण। अब भू निम्नीकरण का मतलब है कि भूमि का हनन होना। ठीक है, पेड़ पौधे या फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की कमी होना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। यानी जो पेड़ पौधे हो गए या फसल होगी, उनकी वृद्धि के लिए जो हमारे पास तत्व हैं, प्राकृतिक तत्व, उनकी जब कमी हो जाती है उसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। तथा इसके लिए अनेक कारण है हमारे पास हैं, जिन्हें हम उत्तरदायी ठहराते हैं। सबसे पहला कारण आपको जो सामने दिखाई देता है, खनन। खनन का मतलब खनन के पश्चात खदानों को कचरों के साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे जब वर्षा होती है या तेज हवा चलती है तो यह कचरा बहकर भूमि में फैल जाता है और भूमि को प्रदूषित कर देता है, जिससे भूमि निम्नीकृत हो जाती है। मतलब खनन का मतलब ये होता है जब खुदाई करते हैं जमीन के अंदर, कई सारे जो हमारे हिस्टोरिकल कह सकते हो इतिहासकार, जो खनन करके जमीन में खुदाई कर करके अवशेष निकाला करते हैं, तो उसको जो कचरा निकलता है वहां से जमीन में खोदने के बाद वो वहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं, जो हवा के साथ तेज हवा चलती है बह के जमीनों पे आ जाता है, भूमि किसान की भूमि पर, जो भूमि को प्रदूषित कर देता है, जिसे हम भूमि निम्नीकृत कहते हैं। अब बात करूं अतिचारण। अतिचारण का मतलब पशुओं को भूमि पर हद से ज्यादा चरा देना। भूमि पशुओं द्वारा एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारी वर्षा अब तेज हवा आने से मृदा अपरदित हो जाती है तथा अत्यधिक पशुचारण भूमि निम्नीकरण का कारण बन जाता है। कहने का मतलब है जब कोई किसान अपनी एक ही भूमि पर पशुओं को लगातार चराता रहता है और वो जो पशु होते हैं घास को खाते रहते हैं लगातार एक ही भूमि पर, तो वो घासें कमजोर हो जाती हैं और तेज हवा या बारिश के आने से जो घास कमजोर हो गई है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो हमारी जो भूमि है वो भू निम्नीकरण का कारण बन जाती है। इसलिए यहाँ पे अतिचारण भी एक भू निम्नीकरण का कारण है। आइए अगले पेज पर हम भू निम्नीकरण के कुछ और अन्य कारण देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अति सिंचाई। अति यानी सिंचाई मतलब अधिक सिंचाई करने से भूमि सूखती नहीं है और ना ही उस पर ठीक से जुताई होती है, जिससे मृदा निम्नीकृत हो जाती है। इसे जलांतरता भी कहा जाता है। यानी जब अधिक सिंचाई करते हैं तो भूमि हमारी सूखती नहीं है, गीली ही रहती है और ना ही उस पर हम ठीक तरीके से हल चला के जुताई कर पाते हैं, जिससे हमारी जो मृदा होती है वो निम्नलिखित हो जाती है, जिसे हम जलाक्रांता भी कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे खेतों के अंदर हद से ज्यादा पानी भरा रहता है और वह भूमि सूखती नहीं है। वो किस कारण होता है? अति सिंचाई। यानी खेती पर जब खेती करने जाते हैं किसान जमीन पर, तो वो हद से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, जिससे भूमि के ऊपर ज्यादा पानी जम जाता है और वो पानी सूखता नहीं है, जिसे हम जलाक्रांता भी कहते हैं। औद्योगिक प्रदूषण यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन आप कह सकते हो, गैस निकलती हैं जहरीली गैसें, वो भी एक कारण है। उद्योगों से निकलने वाला कचरा हो गया, नालियों के द्वारा नदियों और भूमि में फैल जाता है, ठीक है, जिससे भूमि क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है, जो एक भूमि निम्नीकरण का कारण बन जाता है। आप देखते होंगे
फैक्ट्री यानी उद्योग से निकलने वाला जो कचरा होता है वो नालियों या नदियों के द्वारा बहकर किसानों की जमीन यानी भूमि पर फैल जाता है, जिससे क्या होता है हमारी भूमि क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, जो हमारे एक भूमि निम्नीकरण का कारण बन जाता है। अगला है वनोन्मूलन। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वृक्षों का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण मृदा अपरदन की समस्या सामने आई है। क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भूमि को पकड़ कर रखते हैं, साथ ही इनकी पत्तियां भूमि में मिलकर भूमि को उर्वर बना देती है, परंतु वृक्षों के कटाव से भूमि निम्नीकरण में वृद्धि हुई है। वनोन्मूलन का मतलब है जब शहरीकरण या औद्योगिकरण बढ़ता है, यानी जब नए नए शहर बनते चले जाते हैं, नई नई फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, तो आसपास के जो इलाके होते हैं पेड़ पौधे से भरे हुए, वहां पे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, जिससे एक मृदा अपरदन की समस्या बन जाती है, जो हमारे लिए आगे जाके एक बहुत ही हानिकारक होने वाली है साबित। इसलिए आप सभी को मैं यही कहूंगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को काटना कम करें। यही हमारे क्या है सभी कारण हैं भू निम्नीकरण के। चलिए अगले पिच पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे भूमि संरक्षण के उपाय। अभी हमने पहले जो बात करी थी भूमि निम्नीकरण की बात करी थी, यानी भूमि का ह्रास हो कैसे रहा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भूमि संरक्षण के उपाय, यानी भूमि को हम बचाए कैसे, यानी उसकी जो उत्पादकता है उसको बनाए कैसे, बरकरार कैसे रखें। उन सभी उपायों या तरीकों को अपनाना जो भूमि की उत्पादकता को बनाए रखते हैं, उसे हम कहते हैं भूमि संरक्षण। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है वनारोपण, यानी वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए तथा शहरीकरण के कारण निरंतर बढ़ रहे हैं वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों से मृदा को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण भूमि की प्रचुरता बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगाएं, वृक्ष को काटने से रोके, जिसे हम कह सकते हैं वनारोपण। तो आपको सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए, वनारोपण करना चाहिए। अपने आसपास भूमि के भी जहाँ पे पेड़ पौधे कट रहे हैं वहां उन्हें कटने से रोकिए, और वहां पे पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जो भूमि यानी मृदा है यानी भूमि की प्रचुरता बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आता है पशु चारण नियंत्रण। पशुओं के नियंत्रण, एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। अभी आपको मैंने बताया ये कारण था कि पशु चारण लगातार होना, तो उसे कंट्रोल करना होगा आपको। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, जिससे मृदा अपरदन की संभावना में वृद्धि होती है। इसलिए हमें पशु चारण पर नियंत्रण करना चाहिए, यानी पशु को एक ही भूमि पर लगातार नहीं चराना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखते हुए पशु चारण को भी नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। अगला आता है उपाय रक्षक मेखला। वृक्षों को एक कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है, जिसके कारण हवा की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा में कम पड़ती है तथा मृदा अपरदन की संभावना कम होती है। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि एक जो भूमि की परत होती है ऊपरी परत, वो हवा के कारण उड़ के दूसरी जगह चली जाती है मिट्टी, वहां से क्या जिससे हमारे पे सामने एक मृदा अपरदन की समस्या बनती है। तो अगर हम रक्षक मेखला उपाय का उपयोग करेंगे तो तेज हवा चलने के कारण मृदा जो अपरदन की समस्या है वो बहुत हद तक कम होगी। उसमें होता क्या है असल में, एक ही लाइन में यानी एक ही कतार, यानी आप कह सकते हैं एक ही रो के अंदर लगातार पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे जो तेजी से हवा चलती है वो कम हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं रक्षक मेखला। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं और उसके कुछ उपाय और देखते हैं। खनन नियंत्रण, ये भी हमारे एक उपाय है। यानी खनन अभी आपको मैंने बताया था, जो जमीन में भूमि के अंदर खोदने के बाद अवशेष निकाले जाते हैं, उसके बाद जो कचरा मिलता है वो इतिहासकार वहीं छोड़ के चले जाते हैं, जिससे हमारा खनन एक भू निम्नीकरण का कारण बन जाता है। तो खनन को भी हमें नियंत्रण करना होगा। जमीन के नीचे धातुओं, अयस्क तथा अन्य खनिजों का खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। मैंने आपको बताया, यानी जो इतिहासकार होते हैं जमीन के नीचे खुदाई करने के बाद जो धातु मिलते हैं, अयस्क, ये खनिजों को बाहर निकालना ही हमारा खनन कहलाता है। इससे मृदा अपरदित हो जाती है। खनन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं तेलीय खनन, जलोढ़ खनन और भूमिगत खनन। ठीक है, तेलीय खनन का मतलब है जमीन में जमीन के नीचे से तेल को निकालना। भूमिगत खनन यानी भूमि के नीचे से खनिजों को निकालना।
ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? तेलीय खनन, जलोढ़ खनन, भूमिगत खनन, खनन नियंत्रण। यानी हमें खनन के ऊपर नियंत्रण करना होगा, जितना हो सके हमें खनन को कम करना होगा, जिससे हमारी जो भू निम्नीकरण की समस्या है वो कम हो सके। अगला और ये हमारा लास्ट जो उपाय है, औद्योगिक जल का परिष्करण। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल नदियों और भूमि को प्रदूषित कर देता है, इसको रोकने के लिए हमें प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। यानी जो फैक्ट्रियों से यानी औद्योगिक से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है, जल केमिकल होता है, वो नदियों नालियों के रास्ते से भूमि पर पहुंच जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें कानूनी कदम उठाने चाहिए, वो भी प्रभावी ढंग से, जिससे औद्योगिक फैक्ट्रियों पर इसका प्रभाव पड़े और वो सही तरीके से अपना कार्य करें। ठीक है, आज के वीडियो में खाली हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। और अभी आपको बता दूं, जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट तीसरे के अंदर, वो होगा मृदा के प्रकार। अभी यहाँ पे आप सभी के सामने मैंने मृदा के प्रकार लिखे हुए हैं। वन मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा। मृदा यानी मिट्टी, ये सारे मिट्टी के प्रकार है, यानी मृदा के प्रकार है, जो हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड के अंदर। अब मेरे ख्याल से पार्ट तीसरे के अंदर हमारा चैप्टर जो है संसाधन है, ठीक है, वो चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, पहला भूगोल का। उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे भूगोल का, सेकंड चैप्टर। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो रही हो, तो मैं इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर सभी पार्ट डाल दूंगा, चैप्टर पहले भूगोल के, संसाधन और विकास के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम जानेंगे इसका पार्ट तीसरा, और पार्ट तीसरे के अंदर हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही हो, आपको चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और अगर लगता है कि आपको कि हमें एक लाइक जरूर देना चाहिए हमारी वीडियो को, तो लाइक भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ आवर यूट्यूब चैनल।